जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब अमेरिका और यूरोप के देश रसिया के ऊपर बड़े बड़े सैंक्शन लगाने वाले हैं ताकि रसिया यूक्रेन को पूरी तरीके से कब्जा ना कर पाए। हालांकि अगर आप देखोगे पिछले 20-30 घंटे में रसिया का जो अटैक है यूक्रेन के ऊपर या फिर कीव के ऊपर वो थोड़ा स्लो हुआ है। इसके पीछे या तो दो वजह हो सकता है, या तो जो यूक्रेन की आर्मी है वो रसिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, या फिर रसिया कोई और बड़ा प्लान कर रहा है ताकि वो थोड़ा स्लो होके जोरदार अटैक यूक्रेन के ऊपर करे। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया के ऊपर तो कोई बड़ा एक्शन नहीं हो पाया क्योंकि रसिया खुद ही वीटो कर दिया। इसके साथ बाकी देश रसिया के साथ आ गए या फिर इनडायरेक्टली रसिया को विरोध ना करके रसिया का ही सपोर्ट किया, जैसे इंडिया, चाइना, यूएई जैसे देश। अब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री रसिया को बड़ा इकोनॉमिक झटका देने की तरफ जा रहे हैं ताकि रसिया ये जंग में और आगे ना बढ़े। और आप सब जानते हो पिछले 2-3 दिन से ये चर्चा चल रहा था, शायद रसिया को स्विफ्ट बैन लगाया जा सकता है या फिर जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है उससे अगर रसिया को निकाल दिया जाए तो शायद रसिया डर के ये जंग में आगे ना बढ़े। और आज वही हुआ, आज एक तरीके से रसिया पर स्विफ्ट बैन लग गया है। अब हालांकि अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रसिया की तरफ से तो कोई ऑफिशियल बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन रसिया की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत तो इसका झटका लगेगा। लेकिन रसिया क्रीमिया जंग के बाद से ही बैकअप प्लान बनाकर रखा था और पिछले 2-3 दिन से यूरोप के कुछ देश जो नाटो मेंबर थे वो भी तैयार नहीं थे रसिया के ऊपर स्विफ्ट बैन लगे। आज मैं आपको बताऊंगा ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है और अब स्विफ्ट बैन को कौन कंट्रोल करता है और कहाँ से ये ऑपरेट होता है, और अगर अब रसिया के ऊपर ये बैन लगेगा तो रसिया की इकोनॉमी के ऊपर ये क्या असर पड़ेगा। क्या इसके बाद रसिया जंग रोक देगा या फिर ये जंग और ज़्यादा खतरनाक होगा। ये सारे सवाल पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इसके साथ साथ आखिर में जानेंगे कल जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से फ़ोन पर बातचीत किए थे और भारत की सपोर्ट भी मांगे थे, उसके ऊपर भी मैं आखिर में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत। दोस्तों, अब जानते हैं स्विफ्ट नेटवर्क क्या है और क्यों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रसिया को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर करने की मांग को यूरोपियन यूनियन के सामने रखा था। जब 3-4 दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले ये मांग रखे थे तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कुछ हद तक राजी थे रसिया को स्विफ्ट नेटवर्क से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। लेकिन तब जर्मनी, इटली, हंगेरी और साइप्रस जैसे देश इसके खिलाफ थे। लेकिन अब सारा देश राजी हो गए हैं और एक तरीके से रसिया को स्विफ्ट नेटवर्क से निकाल दिया। दोस्तों, स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक हाई सिक्योरिटी नेटवर्क है। स्विफ्ट का अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से संबंधित है। इसकी स्थापना 1973 में टेलेक्स को रिप्लेस करने के लिए की गई थी। अब दोस्तों, स्विफ्ट का उपयोग 200 से अधिक देशों के तकरीबन 11,000 से अधिक बैंक करते हैं और स्विफ्ट नेटवर्क के द्वारा सुरक्षित संदेश या फिर पेमेंट ऑर्डर को भेजने के लिए ये नेटवर्क को यूज किया जाता है। अब वर्ल्ड में इसका कोई और अल्टरनेटिव है नहीं, इसी वजह से ग्लोबल फाइनेंसिंग के लिए स्विफ्ट नेटवर्क एक अहम पाइपलाइन माना जाता है। और अगर हम स्विफ्ट के हेडक्वार्टर देखें तो स्विफ्ट बेल्जियम में स्थित है और ये 25 लोगों की बोर्ड द्वारा मतलब ये चलता है और इस बोर्ड मेंबर में रसिया की एडी अंटमिन भी शामिल है। इसके साथ स्विफ्ट बेल्जियम के कानून के तहत आता है और इसे यूरोपियन संघ के नियमों को पालन करना होता है। अगर हम स्विफ्ट नेटवर्क की बात करें तो हर दिन 40 मिलियन मैसेज और $1 ट्रिलियन एक्सचेंज होता है गवर्नमेंट और कंपनी के बीच। अगर हम रसिया की हिस्सेदारी देखेंगे तो इसमें 1% रसिया का भी है। लेकिन अब बड़ा बात यह है कि अगर हम स्विफ्ट नेटवर्क से रसिया को निकाल देते हैं तो रसिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए, अगर आप रसिया स्विफ्ट नेटवर्क से निकल जाने के बाद रसिया की कंपनी बिल्कुल स्मूथ और इंस्टेंट ट्रांजैक्शन जो पहले होता था अब वो नहीं कर पाएंगे। उनको बहुत मुश्किल का सामना करना होगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। खासकर उनका जो रसिया का ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। अब बैंक के बीच कोई डायरेक्ट डील नहीं हो पाएगा, डील में डिले होगा, एक्स्ट्रा चार्जेस भी रसिया को लगेगा। उससे रसिया को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक अब रसिया के ऊपर स्विफ्ट नेटवर्क के बैन लगने के बाद तकरीबन उसकी इकोनॉमी 5% कम हो जाएगा।
हालांकि रसिया के ऊपर 2014 में स्विफ्ट बैन लगने की बात हुई थी जब रसिया क्रीमिया पर अटैक किया था या फिर कब्जा किया था, लेकिन तब रसिया को स्विफ्ट बैन से नहीं निकाला गया था। लेकिन अब जब यूक्रेन के ऊपर इतना ज़्यादा हमला हुआ तो रसिया को स्विफ्ट नेटवर्क से निकाल दिया गया है। हालांकि रसिया एक मिर नाम का भी एक अपना सिस्टम, पेमेंट कार्ड सिस्टम बनाया है और बैकअप के लिए, लेकिन वो इतना असरदार तो नहीं है स्विफ्ट नेटवर्क के हिसाब से अगर आप देखोगे। अगर हम दोस्तों पहले की बात करें तो 2012 में ईरान को स्विफ्ट नेटवर्क से निकाल दिया गया था। तब ईरान के ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट 50% कम हो गया और ईरान की इकोनॉमी 30% गिर गई। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है, रसिया के ऊपर स्विफ्ट बैन लगने के बाद रसिया के पास क्या अल्टरनेटिव प्लान होगा। दोस्तों अब रसिया ऐसा कर सकता है, चीन का पेमेंट सिस्टम को यूज कर सकता है, क्योंकि चीन का पेमेंट सिस्टम बिल्कुल इससे अलग है। क्योंकि चीन को पता था चीन जो अग्रेसिव नीति अपना रहा है उसे भी एक ना एक दिन ऐसे मतलब बैंकिंग सिस्टम का बैन लग सकता है उसके ऊपर, इसलिए चीन एक अल्टरनेटिव प्लान बनाकर रखा है। तो रसिया कोई भी डील अगर करेगा तो बाय चीन देकर कर सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा भी रसिया के साथ रुपया और रूबल के बीच ट्रेड करने का कंसेप्ट है। इसी टाइप का कंसेप्ट रसिया दूसरे देशों के साथ भी अपना सकता है। रसिया को ऐसा नहीं कि रसिया की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो जाएगा, लेकिन असर तो जरूर पड़ेगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि पुतिन को बिल्कुल पता नहीं होगा, अगर वो यूक्रेन के ऊपर ऐसे एग्रेसिव होते हैं तो काउंटर में वेस्ट रसिया के साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अगर वो ऐसा कदम उठाए हैं तो उनके पास जरूर कोई बैकअप प्लान होगा। अगर आप कहोगे अगर स्विफ्ट बैन से इतना ज़्यादा रसिया के ऊपर असर पड़ सकता था तो पहले ही क्यों नहीं लगा। देखिए पहले इसलिए नहीं लगा क्योंकि इससे जर्मनी और अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा ऑयल रसिया से खरीदता है और जर्मनी भी ऑयल गैस खरीदता था। तो इससे उनकी इकोनॉमी को असर पड़ता है, या फिर उनकी जो कंपनी रसिया के साथ बिजनेस कर रहे थे उनके साथ असर पड़ता है। इसी वजह से अब तक तो स्विफ्ट बैन नहीं लगा था। लेकिन अब पुतिन जब कीव को बिल्कुल पूरी तरीके से कब्जा करने चाहते हैं तो अब स्विफ्ट बैन लगा है। हालांकि अभी तक रसिया का कोई भी इस पर बयान नहीं आया है। आगे रसिया अब ये सैंक्शन को किस तरीके का लेता है, क्या रसिया और ज़्यादा अग्रेसिव होगा या फिर रसिया के हमले अब यूक्रेन के ऊपर रुक जाएंगे। दोस्तों अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऊपर आते हैं। आप सब जानते हो जब यूनाइटेड नेशन में वोटिंग था उससे पहले जो यूक्रेन के राजदूत भारत में हैं वो भी रिक्वेस्ट भारत को किए थे कि रसिया को भारत कहे कि यूक्रेन के ऊपर हमला बंद कर दे। देखिए ये तो हम मानते हैं रसिया हमारा अच्छा दोस्त है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट से पहले पुतिन भी लगभग 20 मिनट तक मोदी जी से बात किए थे, लेकिन भारत के कहने पर रसिया हमला को बंद कर देगा ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि रसिया यूक्रेन वार को अपना एक तरीके से कह सकते हो एग्जिस्टिंग थ्रेट के तौर पर देख रहा है। रसिया को ये लग रहा है अगर यूक्रेन नाटो के तरफ जाएगा या फिर यूक्रेन में अमेरिका के इन्फ्लुएंस आएगा तो आगे जाकर रसिया या फिर रसिया के लोगों के लिए ये खतरनाक है। तो इसी वजह से यूक्रेन आगे जाकर रसिया के लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे उससे पहले ही यूक्रेन को अगर रसिया के साथ मिला दिया जाए तो इतना बड़ा खतरा रसिया के लिए नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में भारत रसिया को बिल्कुल भी राजी नहीं कर सकता है कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला बंद कर दे, क्योंकि हर देश गांधी के अहिंसा के थॉट पर नहीं चलता है। हाँ, हमें पिछले 70 साल से ये बेवकूफ़ बनाया गया है कि हिंसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। हमें हमेशा अहिंसा फॉलो करना चाहिए और अहिंसा को फॉलो करके ही हमें आज़ादी मिला है और भारत अहिंसा को फॉलो करके और आगे जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है और मेरा तो शुरू से ही मानना है, हाँ ये जंग में जो यूक्रेन के कॉमन लोग मर रहे हैं उनके लिए बेहद दुख की बात है। जो यूक्रेन सैनिक बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं उनके लिए भी रेस्पेक्ट है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट भले ही कॉमेडियन हो लेकिन वो बड़े बहादुरी से लीड कर रहे हैं, अभी भी यूक्रेन से वो नहीं निकले हैं। लेकिन रसिया जो भी कर रहा है मैं उसे गलत नहीं मान रहा हूँ। मेरे हिसाब से यूक्रेन को रसिया के साथ होना चाहिए था। आज भी ये कहना है पड़ोसी पड़ोसी होता है और बाप बाप होता है। बाप के साथ आप झगड़ा करके पड़ोसी के साथ कभी भी आप ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हो, वो आपका फ़ायदा उठाएंगे ही। अब वही हाल यूक्रेन का हो रहा है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के दम पर वो रसिया के साथ दुश्मनी की और अब जब ज़रूरत हुई तो बहुत सारे देश साथ नहीं आ रहे। आज अगर रसिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करेगा तो 15 साल के बाद रसिया के ऊपर बड़े अटैक होंगे या फिर रसिया को ही थ्रेट होगा। तो रसिया खुद के लोगों की जान बचाने के लिए यूक्रेन में ये सब कुछ कर रहा है। मोराली तो गलत है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी या फिर जियो पॉलिटिक्स की नज़र से देखोगे तो ये बिल्कुल भी कुछ बड़ा गलती नहीं है रसिया के तौर पर। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।